या आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस, या डायरेक्ट लिख दिया स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो हर एटम्स का पोजीशन, रिस्पेक्टिव पोजीशन इन रिलेशन टू अदर एटम, कहाँ पर है उसका पोजीशन इन रिलेशन टू ऑल अदर एटम्स। तो दिस इज स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोटीन एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कन्फर्मेशन। ओके, ये सब देख लिए थे हम लोग, क्लियर? समझ में आ यस रहा है? सर। पॉइंट नंबर 3 भी हम लोग डिस्कस of the numerous conformations that are theoretically possible in a protein containing hundreds of single bonds, one or more commonly, a few generally predominate under biological conditions। ठीक, चूंकि किस बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल है, along the primary structure, in the primary structure of the protein, okay, C कार्बोनिल कार्बन और सी अल्फा के बीच में रोटेशन जो बॉन्ड है उसमें रोटेशन हो रहा है, और सेकेंड जो बॉन्ड था वो अल्फा कार्बन और कार्बोनिल नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें रोटेशन हो रहा था। ओके, हाई एंड साई एंगल्स, और आपका बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो रिजिड है। तो उसकी वजह से बहुत सारे कन्फर्मेशंस पॉसिबल हैं बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन, और उन सारे कन्फर्मेशंस में से, ठीक है, जो कि होंगे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ सिंगल्स बॉन्ड्स की वजह से थियोरेटिकली पॉसिबल, of the numerous conformations that are theoretically possible in a protein containing hundreds of single bonds, one or more commonly a few, एक या कुछ ही कन्फर्मेशंस जो है वो डोमिनेट करेंगे, यानी पाए जाएंगे बायोलॉजिकल कंडीशन में। ओके, तो सवाल उठता है कि वो कौन सा कन्फर्मेशन है, वो कैसे एराइज होता है, क्योंकि जो कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं उसकी वजह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशंस हो सकते हैं। ओके, तो उस कन्फर्मेशन पर कैसे पहुंचेगा जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव है। ओके, तो उसके लिए देयर आर अदर वीक इंटरेक्शंस प्रेजेंट इन द प्रोटीन, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। वीक इंटरेक्शंस जो हैं फर्दर प्रोटीन को स्टेबलाइज करते हैं। ओके, देखिए, द नीड ऑफ मल्टीपल स्टेबल कन्फर्मेशंस रिफ्लेक्ट्स, बहुत सारे मल्टीपल कन्फर्मेशंस स्टेबल हो सकते हैं एक प्रोटीन के, और इसकी जरूरत क्यों कि प्रोटीन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट के बीच में ये अंडुलेट करता है। द नीड, देयरफॉर देयर इज अ नीड ऑफ मल्टीपल स्टेबल कन्फर्मेशंस, और इससे हमें पता चल रहा है रिफ्लेक्ट्स द चेंजेस दैट मस्ट अकर इन मोस्ट प्रोटीन्स एज दे बाइंड टू अदर मॉलिक्यूल्स और कैटलाइज रिएक्शंस। So the conformations existing under given set of conditions are usually the ones that are thermodynamically most stable, having the lowest Gibbs free energy। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ, बता रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें आर ग्रुप है हर अमाइनो एसिड्स का। अब ये आर ग्रुप जो है आपस में इंटरैक्ट करेंगे, एक आर ग्रुप दूसरे आर ग्रुप से, और इस आर ग्रुप की वजह से फाई एंड साई डायहाइड्रल एंगल्स का जो मूवमेंट है दैट आल्सो इज गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड, और इसी आर ग्रुप की वजह से प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस, वंडर वाल फोर्सेस, ओके, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, ये सब होंगे इंट्रा चेन। ठीक है, पहले जो था, अगर प्रोटीन डीनेचर्ड है और वह एक्वस सॉल्यूशन में है, तो इन दैट स्टेट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, atoms present in the protein molecule is forming the hydrogen bonds with the water। तो आप कंसीडर करो कि अगर प्योर वाटर है तो इसमें देयर इज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग 100%, समझ।
हर वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन से बॉन्ड किए हुए है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक हर वाटर मॉलिक्यूल का दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर में जब इम्प्योरिटी बढ़ेगी, देन द डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज होगा। ओके, क्योंकि अब वाटर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्रोटीन एडेड हुआ, जैसे साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, तो वाटर वाटर के बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो करके अब प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स के अगर कार्बोक्सी टर्मिनल फ्री है तो कार्बोक्सी टर्मिनल्स वाला रेसिड्यू, लास्ट रेसिड्यू जो है पेप्टाइड का, दैट आल्सो कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। या नहीं तो आर ग्रुप, या आर ग्रुप में भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ओके, और बहुत सारे हाइड्रोजन है वाटर में, तो आर ग्रुप में भी हाइड्रोजन भी है, तो आर ग्रुप भी कंट्रीब्यूट करेगा अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ओके, तो इसका मतलब पहले, और ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो रहे हैं, पहले तो वाटर के साथ। ओके, प्रोटीन अब अगर मान लो कि करेक्टली फोल्डेड नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Suppose the protein is not correctly folded, it is denatured, और ये अपने बायोलॉजिकल फंक्शनल एक्टिव फॉर्म में नहीं है प्रोटीन, तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है प्रोटीन का, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, प्रोटीन का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एंड दैट इज स्टेबलाइजिंग इट्स डिनेचर्ड स्टेट ऑफ द प्रोटीन। ओके, once the weak interactions starts forming intra chain within chain, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन चेन, आर आर ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वंडरवाल फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, वंडरवाल फोर्सेस में भी 3 तरह के इंटरेक्शंस होते हैं। ओके, तो इस सारे इंटरेक्शंस का, और बहुत सारे आर ग्रुप हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, सब में वीक इंटरेक्शंस हो रहा है, सब वीक और इंट्रा चेन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है, प्रोटीन से बाहर वाटर था, साइटोप्लाज्म वाटर है, तो उस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा और इंट्रा चेन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ओके, अगर इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोस्ट फेवर्ड, एक ऐसा स्टेट होगा उस प्रोटीन का कन्फॉर्मेशन जिसमें मैक्सिमम इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी पॉसिबल एंड मैक्सिमम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस विल बी पॉसिबल, कोई एक ऐसा कन्फर्मेशन होगा प्रोटीन में। ओके, तो इंट्रा चेन ये सब वीक इंटरेक्शंस जो हैं अपने आप फॉर्म होंगे एंड द प्रोटीन विल बी फोल्डेड अकॉर्डिंगली। ओके, तो कहने का मतलब है कि protein in a denatured state is also in a stable condition, but that time protein is maximally having the weak interactions with water molecule in that state, and as it is disturbed, so the structure, the residues present towards the periphery, they will form the hydrogen bonds with water. Okay, so तो अब क्या है कि दैट मीन्स अगर मैक्सिमम वीक इंटरेक्शंस का फॉर्मेशन होगा, तो आपको हमने बताया था किसी क्लास में पहले कि आप बताइए, जवाब दीजिए, बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होता है कि ब्रेक होता है, सॉरी, एनर्जी रिलीज होता है कि कंजम्पशन होता है एनर्जी का? कंजम्पशन होता है। बॉन्ड ब्रेक होने में कंजम्पशन, और बॉन्ड के फॉर्मेशन होने में रिलीज होता है। ओके, गुड। किसी के बॉन्ड को, दोस्ती को तोड़ने में मेहनत लगेगा, ओके, बाहर से एक्सटर्नल, तो इसीलिए केमिकल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड को भी तोड़ने में एनर्जी की आवश्यकता होगी एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, और अगर बॉन्ड, उस बॉन्ड के टूटने के बाद और जो नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे किसी ऑर्गेनिक मैटर को हम जलाए, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 रिलीज हुआ, H2O रिलीज हुआ। ओके, तो क्या हुआ इस प्रक्रिया में, ऑर्गेनिक मैटर के बॉन्ड्स ब्रेक हुए पहले,
और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हुए। CO2 में जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो बॉन्ड फॉर्म हुआ, H2O का बॉन्ड फॉर्म हुआ। ओके, तो इन सब बॉन्ड के फॉर्म होने से जो एनर्जी निकली दैट इज ट्रिमेंडस, बहुत ज्यादा एनर्जी है। और जो बॉन्ड को ब्रेक होने में, शुरू में आपने इग्नाइट किया यानी एक्टिवेशन एनर्जी दिया उसको, ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड के ब्रेक होने में के लिए कि कुछ बॉन्ड जो है शुरू के ब्रेक हो और उससे जो एनर्जी निकले और वो फिर कंटिन्यूअस कैरी फॉरवर्ड हो जाए आगे के बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, और उससे फिर एनर्जी निकलेगी बॉन्ड के ब्रेक होने के, बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा CO2 H2O का, उससे फिर एनर्जी निकलेगी और फिर वो नए बॉन्ड्स को ब्रेक होने में काम आएगा। तो एक सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन शुरुआत में तीली लगानी पड़ती है। ओके, तो आप ये समझिए कि वीक, उसी तरह वीक इंटरेक्शंस भी they are also bound with the principles of thermodynamics. Okay, because these are interactions, these are forces. Okay, they attract each other. तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, स्क्रीन फोटो नहीं दिख रहा है ना, ये पिक्चर दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा है। ओके, बता दिया करो, ऐसे हम बोलते रहते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहता है स्क्रीन पर। ओके, एनीवे, क्या कह रहे थे? हाँ, तो वीक इंटरेक्शंस भी जब फॉर्म होंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी कंज्यूम होगा, बताइए। वीक इंटरेक्शंस जब फॉर्म होंगे, अब प्रोटीन की फोल्डिंग स्टार्ट हुई, अभी ट्रांसलेशन हुआ, नेसेंट पॉलीपेप्टाइड कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आया। सेंट्रल डोग्मा की प्रक्रिया क्या है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ न्यूक्लियस में। ओके, तो न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उससे मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बना, और मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर के थ्रू, न्यूक्लियर पोर इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गया। ओके, कौन, मैसेंजर आरएनए। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। ओके, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। ओके, तो प्रोटीन फर्स्ट सबसे पहले कहाँ अपीयर हुआ, अगर सिक्रीटरी प्रोटीन है तो, साइटोसोलिक अलग बात अलग है। ओके, सिक्रीटरी प्रोटीन है तो सबसे पहले उसका प्रोडक्शन हुआ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो दैट टाइम इट इज नेसेंट पॉलीपेप्टाइड। अभी इसका फोल्डिंग करेक्टली नहीं हुआ, अभी जस्ट वो सिंथेसाइज हुआ है, लिनियर फॉर्म में प्राइमरी स्ट्रक्चर है, या थोड़ा बहुत अल्फा हेलिक्स मुड़ उड़ के थोड़ा बहुत उसका स्टार्ट हो गया होगा फोल्डिंग। ओके, बट इट हैज नॉट करेक्टली फोल्डेड येट। अब उसका फोल्डिंग गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस में कंप्लीट होंगे। तो ये क्या ट्राई करेगा, प्रोटीन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन होगा, इस जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन है अभी, वैसा कंफर्मेशन जिसमें आर ग्रुप जो है मैक्सिमली हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, मैक्सिमली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्टेड हो। ओके, मैक्सिमली उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो, इस तरह के सारे फोर्सेस जो है मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस हैज established at that point of time. That means a large amount of energy is released, not a large amount, a significant amount of energy is released. Okay, because of the correct folding of this protein, because a large number of non-covalent weak interactions are getting produced, because the native conformation is stable in that state in which maximum number of hydrogen bonds, maximum number of electrostatic interaction, van der Waal interactions, these forces have been established in that conformation only. Okay, so तो सारे weak interactions सब maximum establish हुए, तो that means वो conformation जो है प्रोटीन का, एनर्जी रिलीज हुआ। तो एनर्जी रिलीज हुआ तो क्रिएट तो होता नहीं है एनर्जी। ओके, कहीं से रिलीज हुआ, तो दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट स्टेबल, that protein molecule has decreased. Okay, internal energy क्या है, gives free energy. Okay,
अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। इट इज गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इसीलिए लिख रहा है हैविंग द लोएस्ट गिब्स फ्री एनर्जी। तो मैक्सिमली फोल्ड ये वीक इंटरेक्शंस है, मैक्सिमम है। ओके, तो क्या हुआ, इसका एनर्जी स्टेट भी जो है क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट में है। लोअर एनर्जी स्टेट में कंपाउंड इज मोर स्टेबल और हायर एनर्जी स्टेट में कंपाउंड इज लेस स्टेबल। अंडरस्टूड? So that means after establishing the maximum number of these non-covalent interactions, the protein in this folded state achieves a stable conformation, which is energetically low in state. Have you got my point? समझ में आया? नहीं सर, ये नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? अच्छा, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। किसी के पास अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो वो ज्यादा चंचल होगा, होगा कि नहीं? और एनर्जी कम होगा तो वो सुस्त होगा। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड, अब जैसे वाटर है, ठीक, वाटर इज द लीस्ट हाईली, वाटर इज ए स्टेबल कंपाउंड। व्हाई? बिकॉज इट इन दिस कंपाउंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन इट्स लीस्ट एनर्जी स्टेट। इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में वाटर एंड CO2 प्रोड्यूस होता है। ओके, क्योंकि ये लीस्ट एनर्जी स्टेट में है। तो लीस्ट एनर्जी स्टेट में प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या, और हाई एनर्जी स्टेट में रिएक्टेंट्स हैं, तो देन द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। ओके, तो लीस्ट एनर्जी स्टेट जो होते हैं स्टेबल होता है। ओके, कार्बन जो है इफ इट इज प्रेजेंट इन CO2 देन कार्बन इज इन इट्स लीस्ट एनर्जी स्टेट। अगर कार्बन कार्बोहाइड्रेट में है दैट टाइम कार्बन इज इन इट्स हाई एनर्जी स्टेट। ओके, वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां पर कहने का मतलब है कि अगर सपोज कि कुछ वीक इंटरेक्शंस छूट गए, मैक्सिमली प्रोड्यूस नहीं हुए, करेक्ट फोल्डिंग नहीं हुआ प्रोटीन का, दैट मीन्स वो हाई एनर्जी स्टेट में है। क्योंकि अगर वीक इंटरेक्शंस, अभी आपने खुद ही बोला कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी निकलती है, अब वीक इंटरेक्शंस फॉर्म होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी इससे कुछ। ओके, बिकॉज दैट इज ए फेवरेबल स्टेट। क्या हुआ, एंट्रोपी, लेकिन उस स्टेट में एंट्रोपी जो है घटा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में सर एनर्जी रिलीज होगा या कंज्यूम? बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी जो है रिलीज होगा, और बॉन्ड ब्रेक में, यही तो शुरू में पूछा था मैंने आपसे, आप लोग सब मिलके बोले कि हाँ यस बॉन्ड, सर, यस बॉन्ड सर, यस ब्रेक सर। डाउन में एनर्जी कंज्यूम होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगा। तो अब नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस इतने सारे फॉर्म होंगे तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा ना, सम अमाउंट ऑफ यस सर। एनर्जी विल बी रिलीज्ड। सो वो एनर्जी रिलीज होने की वजह से, वो कहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ, इसी प्रोटीन से ही एनर्जी रिलीज हुआ, क्योंकि प्रोटीन जो पहले हायर एनर्जी स्टेट में था अब लोअर एनर्जी स्टेट में आया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ दी वीक इंटरेक्शंस। ओके, सो लीस्ट एनर्जी स्टेट वाला कंपाउंड का जो है कंफर्मेशन है वो हमेशा स्टेबल होगा, उससे ज्यादा स्टेबल होगा हाई एनर्जी स्टेट से। ओके, तो यही जो लीस्ट एनर्जी स्टेट वाला कंफर्मेशन है ज्यादा स्टेबल है, और यह भी, यह जो कंफर्मेशन है ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंफर्मेशन है। किसी किसी प्रोटीन में ये एक से ज्यादा भी होते हैं ऐसे कंफर्मेशन। अब आया समझ में कि आउट ऑफ मिलियंस ऑफ पॉसिबल कंफर्मेशंस on the basis of phi and psi angle rotation, okay, these weak interactions stabilize the protein in such a way that it acquires a least energetic state by maximum formation of
क्योंकि ये सब ऑटोनोमस प्रोसेस है, मैक्सिमल फॉर्मेशन हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्वतः ही होगा, कोई गाइड करने के लिए दो, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन अगर नजदीक में आएंगे, कितने सारे नाइट्रोजन है, कितने सारे हाइड्रोजन है, कोई ना कोई सब न किसी के नजदीक में है, क्योंकि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, और फाई साई डायहेड्रल एंगल रोटेशन की वजह से ये फोल्ड भी हो गया है। ओके, हैव यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. आया समझ में अभी? Yes, sir. ओके, सो कैन यू सी दिस पिक्चर क्लियरली? Yes, sir. एक्सप्लेन। अब बार बार सवाल उठ रहा हो कि ये सब वीक इंटरेक्शंस हैं क्या, तो एक एक करके हम आपको वीक इंटरेक्शंस बताएंगे। पहले आप देख लीजिए, दिस इज अ पेप्टाइड correctly fold, suppose you can consider this as a correctly folded peptide, tertiary structure of a protein or a peptide. Then you will observe here, see there is a metal ion coordination has happened here, and a metal ion also can give a structural motif to the polypeptide chain. Okay, because of this metal, okay, because this metal ion is having 2+ positive charge, then it can bond electrostatically or in coordination with carboxylic group present in the glutamic acid or aspartic acid. Okay, और देखिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आप एलिफेटिक चेन जिसमें बड़े बड़े हैं, ल्यूसिन, वैलिन एंड आइसोल्यूसिन, ये तीनों में 4 मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो एलिफेटिक चेन इसके दे कम क्लोजर, aliphatic chains. Okay, they come closer, so they have formed this kind of structural motif. These two parts of this chain has come closer and a loop formation has occurred. Here the loop formation has occurred because of this metal ion coordination. Here this loop formation has occurred because of the disulfide bond. Okay, here you can see there is a hydrogen bonding between the side chains. यहाँ पर OH है, तो OH किस में रहता है? टायरोसिन में भी OH होता है, सीरीन में भी होता है OH टर्मिनल में, R के लास्ट में, तो उसका OH से देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ, यहाँ R के लास्ट में COO है, तो एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड में होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होके रखा हुआ है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है एक अमीन ग्रुप में और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये अमीन ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका अल्फा कार्बन पर नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन का अमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, ये अमीन ग्रुप हो गया आपका बेसिक अमाइनो एसिड्स का आर। बेसिक अमाइनो एसिड्स याद है आपको कौन से थे जिसमें अमीन ग्रुप फ्री है? ओके, लास्ट में याद है आपको? लाइसिन एंड आर्जिनिन भूल गए? लाइसिन एंड आर्जिनिन है ना, उसमें अमीन ग्रुप फ्री है आर ग्रुप में, और अगर आर्जिनिन हुआ यहाँ पर और यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टेट या ग्लूटामेट, तो उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन आर, सो दैट विल बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिकली और नॉट। ठीक, तो इस तरह, तो इस फिगर में आपको वीक आयनिक इंटरेक्शंस और डाइसल्फाइड लिंकेजेस ये भी दिखाया गया, क्योंकि डाइसल्फाइड लिंकेज ज्यादा नहीं होते हैं, बट इट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड because it is a covalent. Okay, you can see here disulfide linkage is between two cysteine residues. cysteine का R ग्रुप में क्या है? एक मिथाइल CH2 और SH, और इधर भी cysteine है, एक मिथाइल और SH, थायल ग्रुप है, और दोनों थायल ग्रुप कंडेंस कर गया SS, इसीलिए इसको बोले डाइसल्फाइड लिंक। डाइसल्फाइड लिंक है, डाइसल्फाइड लिंकेज इज कोवेलेंट बॉन्ड, that is why it is strong, but it is present in very few in number, very few in number in the peptide chain. एक होगा या दो होगा ज्यादा से ज्यादा एक पेप्टाइड चेन में, 3 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस हजारों की संख्या में होंगे। ओके,
आई बात समझ में? और वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस वीक है, तो हजारों वीक इंटरेक्शंस मिल करके एक जो उसका पूरा टोटल इफेक्ट है, लार्ज इफेक्ट है अक्रॉस द पॉलीपेप्टाइड इज ए लार्ज कोहेसिव फोर्स, ए लार्ज फोर्स। और वो फोर्स जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्यादा बड़ा है, इसीलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक कर देने से मरकेप्टो इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे उसको ट्रीट करते हैं पॉलीपेप्टाइड को, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद भी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज नॉट लॉस्ट, क्योंकि अदर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस उसके टर्सरी स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए हैं। ऑल्दो दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट इसकी संख्या कम है, 1 या 2 या 3 है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट, तो इसका कम है नंबर में, पहलवान है लेकिन 2-3 ही पहलवान, और ये सारे बहुत सारे हैं वीक इंटरेक्शंस, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो बेसिकली प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, टर्सरी स्ट्रक्चर का वीक इंटरेक्शंस जो है वो कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा किए हुए, संभाले हुए हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी रोल है, लिटिल रोल। ओके, इसीलिए आप देखते हो कि जो कर्ली हेयर होता है, जो स्ट्रेटनिंग करवाते हैं हेयर का, कर्ली हेयर इज बिकॉज ऑफ दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो उसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो कितना बैड स्मेल करता है, बीटा मरकेप्टो इथेनॉल के जैसा। वो बीटा मरकेप्टो इथेनॉल से ट्रीट किया जाता है हेयर को, और उससे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो गया और हेयर विल बिकम स्ट्रेट। ओके, बट स्टिल द हेयर प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज नॉट लॉस्ट। कर्ली से स्ट्रेट हो गया, लेकिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है सेम है, किरेटिन जो प्रोटीन प्रेजेंट। ओके, सिर्फ थोड़ा सा एक चेंज हो, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, उसका कोई एंजाइमेटिक एक्शन तो है नहीं जो कि लॉस्ट हो जाएगा। ओके, अदर स्ट्रक्चर्स आर रिमेन सेम, और बाद में फिर स्वतः ही उनके पॉलीपेप्टाइड चेन में फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर से कर्ली हो जाता है। आगे बढ़ें, ये समझ में आया वीक इंटरेक्शंस। अभी आप यहाँ देखिए, इस प्रोटीन में एक अल्फा हेलाइसिस, अल्फा हेलिक्स है, और आप देख रहे हैं इसमें, देख रहे हैं रेड डॉट, दिस रेड डॉट्स, कैन यू सी? Yes. Yes, sir. ये रेड डॉट जो है इंडिकेट कर रहा है देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक अपने ही चेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद, पेरियोडिकली, तो उसकी वजह से ये अल्फा हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब ये वीक इंटरेक्शन समझ जाओगे तो उसके बाद हम अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट में ही आएंगे। ओके, आगे चले। वीक इंटरेक्शन समझ गए, कितने तरह के वीक इंटरेक्शंस हैं? हाइड्रोफोबिक, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वंडरवाल्स। इस पिक्चर में वंडरवाल नहीं दिखाया गया है, हम आपको अलग से बता देंगे। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन, ओके, वंडरवाल, और आयनिक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। करेक्ट? सवाल आएगा Yes, sir. तो which are the forces which are giving rise to the tertiary structure of the protein? Then you will write क्या? Which are the Weak forces? force. These weak interactions plus disulfide covalent bond also you will write. Okay, weak interactions plus disulfide covalent bonds. Disulfide bonds. Okay, although the contribution of disulfide bond is little, but it is also contributing. Although it is a strong bond, but very few in number. That's why the contribution is less. Okay, but still it is giving rise to the tertiary structure. जैसे बहुत सारा प्रोटीन, आप एंटीबॉडी है, हैवी चेन और लाइट चेन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर उसको डिसरप्ट कर दे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो हैवी चेन लाइट चेन अलग अलग हो जाएगा, प्रोटीन विल लूज इट्स फंक्शन। ओके, सो डाइसल्फाइड बॉन्ड इज आल्सो नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, बेकार में नहीं है। ओके, बट इसका भी इंपॉर्टेंस है। ओके, चले आगे। Yes, Yes, sir. sir.
कोई सवाल है, समझ में आया तो पूछ लो, आगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे जल्दी। देखो एक टर्म है नेटिव प्रोटीन्स या नेटिव कन्फर्मेशन। नेटिव प्रोटीन जो है नेटिव कन्फर्मेशन में रहता है, मतलब कि इन दिस कन्फर्मेशन द प्रोटीन इज फंक्शनली एक्टिव, biologically active, it is performing its function. Okay, that conformation is called as native conformation, and the protein acquiring that conformation is called as native proteins. ठीक है, प्रोटीन्स इन एनी ऑफ देयर फंक्शनल, क्योंकि अभी बताया कि कुछ कन्फर्मेशन ऐसे हैं प्रोटीन्स के एक या ज्यादा, कुछ प्रोटीन का एक या कुछ प्रोटीन का एक से ज्यादा कन्फर्मेशन, स्टेबल कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करता है, जिसमें वो प्रोटीन बायोलॉजिकली एक्टिव है। वेदर द प्रोटीन एंजाइम मान लो इनएक्टिव स्टेट में है, तो भी बायोलॉजिकली तो वो एक्टिव स्टेट ही है, एंजाइम फंक्शन में है, क्योंकि वहां पर जरूरत है उसको इनएक्टिव रहने का, यही फंक्शन है उसका कि एंजाइम अभी इनएक्टिव रहे। ओके, और फॉस्फोराइल, सपोज आफ्टर फॉस्फोराइलेशन एंजाइम बिकम्स एक्टिव, तो नाउ दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड, और वो भी बायोलॉजिकली एक्टिव स्टेट है, वहां उस स्टेट में, उस कंडीशन में वहां पर उसको एक्टिव होना जरूरी है, वहां पर वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो दोनों स्टेट जो है कहलाएगा उसका क्या क्या, बायोलॉजिकली फंक्शनल स्टेट।